Hello everyone, welcome back to GK today. This is नुज़रत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 17th और 18th ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. कल मेरी लीव थी, इस वजह से कल का सेशन नहीं हो पाया था, बट नथिंग टू वरी अबाउट. कल के क्वेश्चंस हम आज देख लेंगे, ठीक है. स्क्रीन पे आप कुछ कीवर्ड्स देख रहे होंगे जो लिखे हुए हैं और इन्हीं के बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे. जैसे कि हम बात करेंगे प्रजा पालना डे के बारे में, ये कौन सा स्टेट है जो मनाता है. फिर इसके बाद ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग की वेन्यू के बारे में बात करेंगे. फिर देखेंगे सारथी एप्लीकेशन को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है. स्टॉर्म शैडो मिसाइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे. रंगीन मछली देखेंगे किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है. अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन देखेंगे. हिंदी दिवस देखेंगे कब मनाया जाता है, ठीक है. ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 17th ऑफ सितंबर एज प्रजा पालना डे. हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है. द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन तेलंगाना, ठीक है. तेलंगाना की सरकार ने डिसाइड किया है कि अब से वो 17 सितंबर को ऑब्जर्व करेंगे एज द प्रजा पालना डे. और इसी दिन क्यों? क्योंकि इस दिन हैदराबाद का जो 1948 इंटीग्रेशन था वो इंडिया के अंदर हो गया था, यानी कि 1948 में हैदराबाद को इंटीग्रेट करवाया गया था इंडिया के अंदर. और इसी के साथ चीफ सेक्रेटरी सांथी कुमारी ने कुछ ऑर्डर्स जारी किए हैं फॉर नेशनल फ्लैग होइस्टिंग एट द गवर्नमेंट ऑफिसेस यूएलबीज, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज एंड ग्राम पंचायत, ठीक है. तो ऑलरेडी ये 17 सितंबर को मनाया जा चुका है. तो चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने भी यहाँ पे फ्लैग को होस्ट किया था हैदराबाद में, और मिनिस्टर्स जो यहाँ पे हैं वो ऐसा करेंगे, यानी कि फ्लैग होस्ट करेंगे एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ओके. तो 2023 में बीआरएस गवर्नमेंट ने मार्क किया था एज नेशनल इंटीग्रेशन डे और यूनियन गवर्नमेंट सेलिब्रेट करती है इसको एज हैदराबाद लिबरेशन डे. फाइन. तो इसी के साथ ये दिन कमेमोरेट किया जाता है बिकॉज 1948 का पुलिस एक्शन हुआ था इस दिन अंडर ऑपरेशन पोलो, जिसके बाद हैदराबाद को इंडिया के साथ मर्ज करा दिया गया था, ठीक है. तो आपको याद रखना है कि तेलंगाना सरकार ने डिसाइड किया है कि वो 17 सितंबर को सेलिब्रेट करेंगे एज प्रजा पालना डे. आइए कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देखते हैं. सबसे पहले ऑपरेशन पोलो के बारे में यहाँ पे हमने बात करी. तो ऑपरेशन पोलो को 1948 में किस इंडियन जनरल ने लीड किया था? सो दिस इज मेजर जनरल जे.एन. चौधरी, ठीक है. इन्होंने लीड किया था ऑपरेशन पोलो को, जो कि 1948 में हुआ था. पर्पस क्या था? जो भी प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद थे उनको अनेक्स करवाना टू इंडिया, और हैदराबाद उस टाइम पे रूल होता था बाय निजाम उस्मान अली खान, ठीक है. तो ऑपरेशन का रिजल्ट क्या आया था? हैदराबाद को इंटीग्रेट करवा लिया था इनटू इंडिया, ठीक है. कोड नेम क्या रखा गया था इस मिलिट्री ऑपरेशन का? टू अनेक्स हैदराबाद इन 1948. दिस वाज ऑपरेशन पोलो, राइट. और ऑपरेशन पोलो जो है कितने दिन तक चला था? आंसर है 5 डेज तक. हैदराबाद के रिगार्डिंग ये पूछा जा सकता है कि कौन से साल में हैदराबाद ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बन गया था? तो दिस इज द आंसर 1948. और तेलंगाना की यहाँ पे बात करें तो कौन से स्टेट में तेलंगाना को फॉर्म किया गया था ऑफिशियली? दिस इज द ईयर 2014. और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे तेलंगाना के? दिस वाज के चंद्रशेखर राव, ओके. ये फाउंडर थे तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के भी. और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है तेलंगाना की? इट इज द तेलुगु. तो इसके अलावा कौन से इंडिया के लीडर थे जो कि एसोसिएटेड हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन? ये थे महात्मा गांधी. इनका ये आइडिया था कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको इंडिया के अंदर मर्ज करा देना चाहिए, राइट. कौन से मंथ में इंडियाज नेशनल इंटीग्रेशन डे यूजुअली सेलिब्रेट होता है? दिस इज द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है. और स्पेशली 19th नवंबर को हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं. क्यों? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारी दादिन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की, और ये दिन प्रमोट करता है यूनिटी एंड पीस को. फाइन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, India successfully test-fired the vertical launch short-range surface-to-air missile at which place? हाल ही में भारत ने किस स्थान पर vertical launch short-range surface-to-air missile का सफल परीक्षण किया है? The correct answer here is B option, चांदीपुर, ओडिशा. इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को ऑन 12th ऑफ सितंबर. कहाँ पे? एट चांदीपुर आइलैंड्स इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, ठीक है. तो याद रखिएगा इसी के साथ ये डीआरडीओ का सेकेंड मिसाइल टेस्ट था, क्योंकि इसके पहले वो अग्नि 4 का ट्रायल ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं 6th ऑफ सितंबर को इन द ईयर 2024, यानी कि इसी साल, ठीक है.
तो ये जो मिसाइल है इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम अ वर्टिकल लॉन्चर और इंटरसेप्ट किया गया एट हाई स्पीड टारगेट एट लो एल्टीट्यूड एक एडवांस्ड सीकर की मदद से। तो ये जो बेसिकली मिसाइल है ये रिप्लेस करेगा इजराइल के बैरक 1 मिसाइल को और इसको प्रोड्यूस करते हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ओके, तो ये मिसाइल डिफेंड करता है अगेंस्ट द सुपरसोनिक सी स्किमिंग थ्रेट्स और इसकी रेंज है 50 किलोमीटर्स विद एडवांस्ड काउंटरमेजर सिस्टम। ठीक है, तो इंडिया ने हाल ही में सक्सेसफुल तरीके से टेस्ट फायर किया है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को। कहाँ पे? आंसर है चांदीपुर इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से मिसाइल को रिप्लेस करेगा तो आंसर है इजराइल के बैरक 1 मिसाइल को। ओके, डीआरडीओ के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। कौन से साल में डीआरडीओ को स्टैब्लिश किया गया था? 1958 में। और डीआरडीओ में हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम? दिस इज वेरी फेमस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ पे हमने बात की है भारत डायनेमिक लिमिटेड की। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कब फाउंड हुआ था? इसको फाउंड किया गया 1970 में। और कौन सी मिसाइल है जो कि इन्होंने डेवलप किया था इन कोलैबोरेशन विद डीआरडीओ? सो दैट इज द आकाश मिसाइल। ठीक है, आकाश एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल याद रखिएगा और ये इंगेज कर सकता है मल्टीपल एरियल टारगेट्स को एक साथ एक टाइम पे। ओके, और आकाश इक्विप्ड होता है विद एडवांस्ड रेडार गाइडेंस। कौन सी सिटी में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर्स लाई करता है? दिस इज द सिटी ऑफ हैदराबाद। ओके, अग्नि 4 मिसाइल के बारे में हमने कुछ दिनों पहले चर्चा करी है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अग्नि 4 जो मिसाइल है इसकी रेंज कितनी होती है? 3500 किलोमीटर्स। फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट अग्नि 4 का हुआ था 2010 में। पर्पस क्या था अग्नि 4 मिसाइल का? स्ट्रेटेजिक डेटरेंस। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें इजराइल के बैरक 1 मिसाइल की, तो कौन सी कंट्री है जिसने बैरक 1 मिसाइल को ओरिजिनली डेवलप किया था? याद रखिएगा ये इजराइल की मिसाइल है। ठीक है, और मैक्सिमम ऑपरेशनल अल्टीट्यूड कितना है बैरक 1 मिसाइल का? सो दिस इज द 10 किलोमीटर्स ऑफ अल्टीट्यूड। ओके, कौन सी इंडियन नेवी शिप है जिसको कि पहली बार इक्विप किया गया था विद द बैरक 1 सिस्टम? दिस इज आईएनएस विराट। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। रिसेंटली वेयर वॉज द ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग हेल्ड? हाल ही में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहां पर आयोजित की गई? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन रशिया। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? मिस्टर अजीत डोवल, और इन्होंने हाल ही में मीटिंग करी है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ। ठीक है, और कब की है? 12 सितंबर को ड्यूरिंग द ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग। याद रखिएगा रशिया करंट चेयर है ब्रिक्स का, यानी कि फिलहाल ब्रिक्स की जो लीडरशिप है वो रशिया के हाथ में है और वो होस्ट करेंगे सभी रिलेटेड मीटिंग्स को इन 2024 इंक्लूडिंग द 16th ब्रिक्स समिट जो कि कजान में होगी फ्रॉम 22 टू 24 ऑफ अक्टूबर, यानी कि अगले महीने। ठीक है, तो प्रेसिडेंट पुतिन ने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया था टू अटेंड द समिट। ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स कॉन्क्लेव कंडक्ट हुआ है सेंट पीटर्सबर्ग में फ्रॉम 11th टू 13th ऑफ सितंबर 2024। इसको अटेंड किया है 10 मेंबर कंट्रीज ने इंक्लूडिंग इंडिया, रशिया, ब्राजील, चाइना एंड अदर्स। ठीक है, इस मीटिंग को होस्ट किया रशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने। कौन है? सेर्जेई शोइगु। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बस वेन्यू याद रखिएगा कि ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग के लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? सो दिस वाज द कंट्री रशिया। ओरिजिनल नेम क्या था ब्रिक्स ग्रुपिंग का बिफोर साउथ अफ्रीका ज्वाइन इन 2010? तो पहले इसका नाम ब्रिक था, बाद में जब इसको साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया तो ये ब्रिक्स बन गया। ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें अब और भी मेंबर कंट्रीज इंक्लूडेड हो गई हैं। ठीक है, कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको ब्रिक्स ने स्टैब्लिश किया था? ब्रिक्स के नेशंस ने बेसिकली, जहां पे फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग। सो दिस इज द न्यू डेवलपमेंट बैंक। ओके, इसको लॉन्च किया गया था 2014 में और प्राइमरी फोकस है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग एंड सम सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। फाइन, कौन सी 5 और कंट्रीज हैं जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है? सो दीज कंट्रीज आर सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, ईरान एंड इथियोपिया। ठीक है, ये कुछ नए मेंबर कंट्रीज हैं जो कि ब्रिक्स में इन्वॉल्व हुए हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, senior citizens of which age has been included under आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? हाल ही में किस आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत शामिल किया है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन 70 years of age और above। ठीक है,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिए हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेनिफिट्स को टू ऑल द सीनियर सिटीजन्स जो कि 70 साल या उसके ऊपर होते हैं। और ये डिसीजन लिया गया ड्यूरिंग अ यूनियन कैबिनेट मीटिंग जिसको कि चेयर किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, इस योजना को लॉन्च किया गया था 2018 में और इस स्कीम को इशू किया गया है लगभग 35.4 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स के ऊपर इन अक्रॉस 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट कुछ जगहों पे जैसे कि दिल्ली, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ठीक है, और ये जो इंक्लूजन है इससे 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट पहुंचता है जिसमें कि 5 लाख रुपए तक की एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस इनको दी जाती है। जो सीनियर सिटीजन है अगर वो पार्ट हैं इस कवर्ड फैमिली का तो जो टोटल फैमिली इंश्योरेंस है वो 10 लाख रुपए तक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन्स विद प्राइवेट और अदर पब्लिक इंश्योरेंस अगर है उनके पास तो भी वो अवेल कर सकते हैं इसके बेनिफिट्स को। ठीक है, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अब गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन्स ऑफ 70 और प्लस एज ग्रुप को भी इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, क्या पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग? सबसे पहले आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कौन से साल में लॉन्च किया गया था? तो 2018 में। कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने इशू किया है आयुष्मान कार्ड्स को अंडर द स्कीम? तो ये है 33। ठीक है, एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट कितना है फॉर सीनियर सिटीजन्स अंडर द एक्सटेंडेड आयुष्मान भारत योजना? दिस इज 5 लाख रुपीज, अमाउंट इतना है। ठीक है, फिर कौन सी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में फॉर अप्रूविंग मेजर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन इंडिया? दिस इज द यूनियन कैबिनेट। और कितने परसेंटेज है इंडिया की पॉपुलेशन का जिसमें कि सीनियर सिटीजन्स आते हैं एज ऑफ द लेटेस्ट सेंसस? तो अराउंड 1/10 ऑफ पॉपुलेशन हमारी जो है वो सीनियर सिटीजन की है। ठीक है, फिर कौन सी इंडिया की पॉलिसी है जिसका फोकस है वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स? दिस इज नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन्स। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which organization launched the सारथी एप्लीकेशन इन कोलैबोरेशन विद भाषिनी? हाल ही में किस संगठन ने भाषिनी के सहयोग से सारथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, ONDC इन्होंने लॉन्च किया है सारथी एप्लीकेशन को इन कोलैबोरेशन विद भाषिनी। सारथी बेसिकली हेल्प करता है बिजनेसेस को टू क्रिएट देयर ओन बायर साइड एप्लीकेशंस विथ मल्टीलिंगुअल सपोर्ट। और प्रेजेंट में अगर बात करें कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बांग्ला एंड तमिल। यहाँ पे प्लान फर्दर है कि हम सभी 22 लैंग्वेजेस को इसमें इंक्लूड करें जो कि भाषणी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं? फीचर्स में आता है रियल टाइम ट्रांसलेशन, ट्रांसलिटरेशन एंड वॉइस रिकॉग्निशन जिसमें कि बिजनेसेस को हेल्प मिल सके टू रीच द न्यू रीजन्स एंड कस्टमर्स। भाषणी याद रखिएगा कि ये इंडिया का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है जिसका पर्पज है इजी इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना और डिजिटल सर्विसेज देना इन इंडियन लैंग्वेजेस। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं टू द MSMEs, स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स। इसमें क्राउड सोर्सिंग सेक्शन भी होता है जिसका नाम होता है भाषा दान। ओके, तो याद रखिएगा कि ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने लॉन्च किया है सारथी एप्लीकेशन को इन कोलैबोरेशन विद भाषिनी। यहाँ पे अगर हम बात करें ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की तो सबसे पहले इसको ऑफिशियली कब लॉन्च किया गया था? अप्रैल 2022 में। कौन सी इंडिया की मिनिस्ट्री है जो ओवरसी करती है ONDC को? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मेन पर्पस क्या है ONDC का इंडिया के अंदर? मेन पर्पस है डिजिटल कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करना बाय प्रमोटिंग एन ओपन एंड इंक्लूसिव नेटवर्क। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम भाषिनी को देखें तो किसने भाषिनी को लॉन्च किया था? भाषिनी क्या है? ये इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने। प्राइमरी गोल क्या है भाषिनी प्लेटफॉर्म का? प्राइमरी पर्पज है AI ड्रिवन ट्रांसलेशन प्रोवाइड करना और डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करना इंडियन लैंग्वेजेस में। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Storm Shadow missile recently seen in the news is jointly developed by which two countries? हाल ही में खबरों में रही स्टॉर्म शैडो मिसाइल किन 2 देशों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, यूनाइटेड किंगडम्स एंड फ्रांस। ओके, यूके ने एक्चुअली में यूक्रेन को अलाउ कर दिया है टू यूज द स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल अगेंस्ट द रशियन टारगेट्स। स्टॉर्म शैडो एक तरह की लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है और इसको ज्वाइंटली डेवलप किया था यूके एंड फ्रांस ने। ठीक है, इस मिसाइल को डिजाइन किया गया था टू हिट हाई वैल्यू स्टेशनरी टारगेट्स जैसे कि एयर बेसिस होते हैं, रडार स्टेशंस होते हैं, कम्युनिकेशन हब्स होते हैं और पोर्ट्स वगैरह। और इसको यूज करते हैं एयर फोर्सेज ऑफ द कंट्रीज लाइक इजिप्ट, इंडिया, इटली एंड
ग्रीस, इसके अलावा सऊदी अरेबिया, कतर एंड यूएई भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा स्टॉर्म शैडो मिसाइल को ज्वाइंटली डेवलप किया है यूके एंड फ्रांस ने। ठीक है, स्टॉर्म शैडो मिसाइल के रिगार्डिंग क्या पूछा जा सकता है आपसे? सबसे पहले ऑफिशियली इसको कब इंट्रोड्यूस कराया गया था? तो 2002 में। मैक्सिमम रेंज कितनी है स्टॉर्म शैडो मिसाइल की? सो दिस इज ओवर 250 किलोमीटर्स। ओके, और तीसरा क्वेश्चन यही है कि किन दो कंट्रीज ने इसको ज्वाइंटली डेवलप किया? सो दीज आर यूके एंड फ्रांस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली आर रविंद्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू विच कंट्री? हाल ही में आर रविंद्र को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज एयर, ए ऑप्शन आइसलैंड। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपॉइंट किया है मिस्टर आर रविंद्रन को एज द नेक्स्ट एम्बेसडर टू द कंट्री आइसलैंड। ओके, इन्होंने अब तक सर्व किया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और लोकेशंस पे थ्रू आउट हिज कैरियर। करेंटली अगर हम बात करें तो आर रविंद्रन एक आईएफएस ऑफिसर हैं फ्रॉम द 1999 बैच और करंटली इंडिया के डिप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं एट द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो इंडिया के एम्बेसडर कौन बन गए हैं टू द आइसलैंड कंट्री? दिस इज मिस्टर आर रविंद्रा। फाइन। कौन सी ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? दिस इज सिक्योरिटी काउंसिल। फाइन। और आइसलैंड के बारे में बात करें तो कौन सी सिटी है इसकी कैपिटल? दिस इज रेकजाविक। फाइन। Moving to next question, which ministry recently launched the रंगीन मछली मोबाइल एप्लीकेशन? हाल ही में किस मंत्रालय ने रंगीन मछली मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज ने लॉन्च किया है रंगीन मछली एप्लीकेशन को। इसको डेवलप किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च CIFA यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर ने। ओके, तो इसको सपोर्ट किया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के द्वारा और ये एप्लीकेशन आपको ऑफर करता है मल्टीलिंगुअल इंफॉर्मेशन ऑन ऑर्नामेंटल फिश स्पेशीज, टोटल 8 अलग अलग लैंग्वेजेस में इंडिया की, और ये यूजर्स को हेल्प करेंगे टू फाइंड नियर बाय एक्वेरियम शॉप्स और इसी के साथ लोकल बिजनेसेस इसके थ्रू सपोर्ट होंगे जहां पे यूजर्स को कनेक्ट कराया जाएगा विथ रिलायबल फिश सोर्सेज। ठीक है, तो ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग में क्या चीजें आती हैं? इसमें कलरफुल अट्रैक्टिव फिश को रेज किया जाता है इन द कन्फाइंड एक्वाटिक सिस्टम और पॉपुलर इंडिजिनस ऑर्नामेंटल फिश स्पेशीज हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लोचेस हो गए, एल्स हैं, बार्ब्स हैं, कैटफिश हैं, गॉबी हैं और क्लाउन फिश हैं। ठीक है, तो रंगीन मछली मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने, दैट इज सी ऑप्शन। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑर्नामेंटल फिश? तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है सिंगापुर कंट्री। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की बॉडी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो भुवनेश्वर इंडिया में। कब इसको स्टैब्लिश किया गया था? 1949 में। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करें तो कब इसको लॉन्च किया गया था? 2020 में। प्राइमरी गोल क्या है इस योजना का? फिश प्रोडक्शन और इसकी प्रोडक्टिविटी को इनहैंस करना। ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके अंडर में ये योजना ऑपरेट होती है? दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। फाइन। रंगीन मछली मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने लैंग्वेजेस में ये एप्लीकेशन सपोर्ट करता है? तो आंसर है 8। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट करती है डेवलपमेंट ऑफ रंगीन मछली एप्लीकेशन को? दिस इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने डेवलप किया है इस एप्लीकेशन को? दिस इज आईकार की बॉडी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, जिसका जो लोकेटेड है बेसिकली कहाँ पे? भुवनेश्वर में। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली वेयर वॉज द 4th अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन ऑर्गेनाइज्ड? हाल ही में 4th अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एड्रेस किया है इनॉग्रेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस एंड द 4th अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, 14 सितंबर को ये ऑब्जर्व किया गया है। इस इवेंट के थ्रू मार्क किया गया 75 ईयर्स ऑफ हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ने। ओके, तो अमित शाह इस दौरान लॉन्च कर चुके हैं ए डायमंड जुबली स्पेशल इशू ऑफ राजभाषा भारती, जो कि एक कमेमोरेटिव स्टैम्प होगा, एक क्वाइन और
इसके अलावा इन्होंने कुछ अवार्ड्स प्रेजेंट किए हैं इस इवेंट में। इसके अलावा भारतीय भाषा अनुभाग को भी लॉन्च किया गया है और ये सम्मेलन कंटिन्यू करेगा द ट्रेडिशन ऑफ सेलिब्रेटिंग हिंदी दिवस एंड इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करना एज इनिशिएटेड इन 2019। ठीक है, तो वेन्यू बस याद रखिएगा कि चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, आंसर है सी ऑप्शन, न्यू दिल्ली। ओके, कौन से साल में इंडिया ने हिंदी को ऑफिशियली अडॉप्ट किया था एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, दिस इज द ईयर 1950। ठीक है, कौन सा फर्स्ट स्टेट है इंडिया का जिसने कि हिंदी को डिक्लेयर किया एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज, दिस इज द स्टेट बिहार। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ऑपरेट होती है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, इसके अलावा किस कमिटी ने रिकमेंड किया था एक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, दिस इज कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। फाइन, इसको सेटअप किया गया था ताकि पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जाए रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन द इंडिया। ओके, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, विच डे सेलिब्रेटेड एज हिंदी दिवस इन इंडिया, भारत में कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, एंड द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन 14th ऑफ सितंबर। हिंदी दिवस हर साल हम 14 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इस दौरान हिंदी को बेसिकली ऑनर किया जाता है एज वन ऑफ द इंडियाज ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ओके, तो ये दिन मार्क करता है एनिवर्सरी ऑफ 1949 डिसीजन जिसमें कि ये डिसाइड किया गया था इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कि हिंदी को अडॉप्ट किया जाए इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो फर्स्ट हिंदी दिवस ऑब्जर्व किया था हमने 1953 में और यहाँ पे पर्पस था हिंदी को प्रमोट करना और इंडिया के डाइवर्स लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल रीजन्स को बेसिकली यूनाइट करना। ओके, तो 2024 में हिंदी दिवस 14th ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हिंदी दिवस कब ऑब्जर्व किया गया, 1953 में। किस डेट को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है, दिस इज सितंबर और 14। ओके, और कौन सी स्क्रिप्ट यूज होती है हिंदी के लिए एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, दिस इज देवनागरी। ओके, आपसे पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुई थी, 1946 में। चेयरमैन कौन है ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, दिस इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यहाँ पे अगर हम बात करें हिंदी साहित्य सम्मेलन की तो कौन से साल में इसको फॉर्म किया गया, 1918 में। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे हिंदी साहित्य सम्मेलन के, दिस इज महात्मा गांधी और इसका फर्स्ट सेशन कंडक्ट किया गया था इंदौर में। ओके, तो इसी के साथ हमने आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर कर लिए। आई होप कि आप कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। चलिए अब हम अपने रिवीजन वाले पैटर्न की तरफ चलते हैं जहाँ पे ऑन डेली बेसिस हम लोग 3 टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं। पीछे के 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स को यहाँ पे शफल्ड फॉर्मेट में क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ठीक है, तो आज के हमारे 3 टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स को। सेकंड पे हम बात करेंगे वेन्यू की जिसमें हम समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस की कुछ वेन्यू देखेंगे। फिर थर्ड पे हम इंटरनेशनल न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज़ को जो कि पिछले 6 से 8 महीने में न्यूज़ में रहे और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ द मैगलन मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। मैगलन मिशन जो आजकल चर्चे में था, इसका प्राइमरी पर्पस क्या था, इसका पर्पस था जो वीनस प्लैनेट है उसके सरफेस को मैप करना यूजिंग द रेडार इमेजिंग। सिंपली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मैगलन मिशन जो है किस प्लैनेट से रिलेटेड है, तो आंसर है वीनस। विच 2 इंडियंस हैव बीन सिलेक्टेड फॉर एक्सियम 4 मिशन रिसेंटली। इस मिशन के लिए चूज किया गया है शुभांशु शुक्ला को और प्रशांत बालकृष्णन नायर को। What is Antris recently seen in the news? ये क्या चीज है, ये रेड सुपर जाइंट स्टार है। ब्लू टंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट्स। फोरियर्स लॉ रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये लॉ रिलेटेड है लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से। What is GPS spoofing recently seen in the news? ये क्या चीज है, ये है बेसिकली प्रोसेस टू मैनिपुलेट द GPS रिसीवर्स विद फॉल सिग्नल्स। What is K2-18b recently seen in the news? ये क्या चीज है, ये एक तरह का एक्सोप्लैनेट है। ओके, सेकेंड जो हमारा टॉपिक है वो है आज समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस का। इसमें कुछ वेन्यूज देखते हैं इंपॉर्टेंट। Recently, the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, in collaboration with SWAS, organized a conference on yoga for space at which place? ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, बेंगलुरु सिटी में, और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब होता है, 21 जून को। Recently, where was the 5th joint group of customs meeting between India and Bhutan held? इंडिया और भूटान के बीच में ये मीटिंग हुई थी लद्दाख में। Recently, where was the first international conference on steel slag road held? Answer is New Delhi. What is the theme of National Horticultural Fair 2024? तो इसके लिए थीम रखी गई नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी लेड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल डेंगू डे 2024? नेशनल डेंगू डे के लिए थीम रखी गई डेंगू प्रिवेंशन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो।
ओके और नेशनल डेंगू डे हर साल 16 मई को ऑब्जर्व किया जाता है. रिसेंटली वेयर वॉज द 28 सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड. इसके लिए वेन्यू थी नई दिल्ली. व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली. इसके लिए हमने थीम रखी थी इन्वेस्टिंग टुडे फॉर अ मोर रेजिलियंट टुमारो. वेन्यू कौन सी जगह थी? नई दिल्ली. ठीक है, आइए थर्ड पोजीशन पे हम कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे नजर डाल लेते हैं. यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, which country has recently declared a federal emergency in Orenburg region due to Ural River flooding orcs? The correct answer is Russia. Recently Simon Harris has been elected as the youngest prime minister of which country? ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बन चुके हैं youngest prime minister आयरलैंड कंट्री के लिए. Recently which country has imposed a comprehensive ban on the export of weapons and defense related items to India? आंसर है यहाँ पे टर्की. Recently which country has introduced a new gold backed currency named as ZIG? इन्फ्लेशन को देखते हुए ये नई करेंसी लॉन्च की थी जिम्बाब्वे ने. Recently which country has pledged to provide military support to Ukraine country worth 1 billion euros this year? Answer is Spain. What is SPISA? Recently mentioned in the news. ये क्या चीज़ है? ये एक कस्टमर मालवेयर टूल है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये वर्क करती है अंडर यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर कर लिया. लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहूंगी रिगार्डिंग आर्ट एंड कल्चर न्यूज़. और यहाँ पे आप स्क्रीन पे 7 क्वेश्चंस देख सकते हैं. ये क्वेश्चंस पिछले 5 से 7 महीने के हैं और इनको आप एक एक करके ध्यान से पढ़िए और हर क्वेश्चन का आंसर जो है आई एम श्योर आपको आता होगा, अपने पीछे कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा. तो एटलीस्ट ट्राई जरूर करिए, अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और इनके आंसर्स को फिर आपको कमेंट्स में लिखना है. ठीक है, तो आप जितने भी आते हैं आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि सारे आते हैं तभी आपको लिखने हैं. अगर आपको 1-2 भी आते हैं तो भी आप उनके आंसर जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में. आई बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स. ओके, एंड नाउ बिफोर कंक्लूडिंग लेट मी अगेन रिमाइंड यू दैट ये सारे क्वेश्चंस हमारे पार्ट हैं डेली 20 MCQ सीरीज का इन द जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन. तो आप में से अगर कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस. ओके, तो कल फिर हम मिलते हैं कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.